बच्चों, आज हम लोग रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे गुणन गतिज ऊर्जा के बारे में। तो गुणन गतिज ऊर्जा पढ़ने से पहले बड़ी बात हम लोग हो जाए केवल गतिज ऊर्जा की। जिस गतिज ऊर्जा का मतलब होता है, जिसका सूत्र हम लोग जानते हैं 1/2mv² होता है। तो गतिज ऊर्जा का वहां पर क्या मतलब था कि जब कोई वस्तु गति करती है, गति से मतलब था रेखीय गति से, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन जब हो रहा हो उस समय गति के कारण जो उस वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। वो तो बात है हमारी लीनियर मोशन। आज हम लोग बात कर रहे हैं रोटेशनल मोशन की, यानी जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः घूम रहा हो यानी गुणन गति कर रहा हो तो उस समय जो गतिज ऊर्जा होती है उस गतिज ऊर्जा को हम लोग कहते हैं गुणन गतिज ऊर्जा। यानी जब कोई वस्तु स्थिर होकर के किसी अक्ष के परितः घूम रही हो तब की बात हो रही है। जब कोई वस्तु किसी पॉइंट के मतलब किसी अक्ष के परितः स्थिर होकर के घूम रही हो, मतलब चल ना रही हो आगे, तो मतलब लीनियर मोशन ना हो रहा हो। जैसे साइकिल का पहिया है, अगर साइकिल को स्टैंड में खड़ा करके उस पहियों को घुमाए उस समय जो गतिज ऊर्जा होगी उसको गुणन गतिज ऊर्जा कहेंगे। लेकिन अगर साइकिल चल रही है तब भी पहिया घूम रहा है, उस समय जो ऊर्जा होगी उसमें घूमने वाली ऊर्जा अलग होगी, यानी उसको गुणन गतिज ऊर्जा अलग होगी, और सीधे चलने वाली जो ऊर्जा होगी इसको लोग सिंपली गतिज ऊर्जा कहते हैं, वो ऊर्जा भी होगी उसमें। यानी टोटल एनर्जी जो होगी काइनेटिक एनर्जी वो रोटेशनल मोशन की जो एनर्जी होगी जो गुणन गतिज ऊर्जा भी होगी और उसमें रेखीय गतिज ऊर्जा भी होगी। दोनों को योग करेंगे तब टोटल उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात होगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं केवल रोटेशनल मोशन की, यानी कोई वस्तु केवल घूम रही है, चल नहीं रही आगे, उस समय जो ऊर्जा होगी उसको हम लोग कहते हैं गुणन गतिज ऊर्जा। तो इसकी कुछ बातें हम लिख रखी हैं, उसको समझना है। एक ही स्थान पर घूमती वस्तु की जो गतिज ऊर्जा हम लोग क्या कहते हैं, गुणन गतिज ऊर्जा। इसका जो सिंबल भी हम लोग जो गतिज ऊर्जा का होता है के वही हम लोग यूज भी करते हैं, के इसका सिंबल होता है गुणन गतिज ऊर्जा का। अब जरा इसका फार्मूला निकालना है। रेखीय गतिज ऊर्जा का सूत्र हमको पता है 1/2mv² होता है, लेकिन इसका क्या होगा तो बनाना चाहे तो हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि पता है किसकी जगह क्या आता है। रेखीय गति में क्या होता है सिंबल, गुणन गति में उसकी जगह क्या हो जाता है, ठीक है ना। ये तो पता है ना कि जब m होता है उसकी जगह i हो जाता है, जहाँ v होता है उसकी जगह ओमेगा हो जाता है। तो सिंपली हम लोग अगर इसको चेंज करना चाहें काइनेटिक एनर्जी को 1/2mv², इसको हम लोग m को किससे रिप्लेस करते हैं, i से, और v किससे रिप्लेस करते हैं हम लोग ओमेगा से। ये तो होता है ना रेखीय गति में m, रेखीय गति में v, ये कन्वर्ट हो जाते हैं i और ओमेगा में गुणन गति जब होगी। तो इसकी जगह लोग बनाना चाहें तो इसको क्या बन जाएगा 1/2 i⍵²। इस सूत्र का डेरिवेशन करना, ये गुणन गतिज ऊर्जा का फार्मूला है, ये रेखीय गतिज ऊर्जा का फार्मूला है। कैसे बना है ये तो इसको लिखने का तरीका हो गया, याद रखने का तरीका हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब कैसे डिराइव करना है ये जरा समझें। तो इसके लिए हम मानते हैं कि कोई पिंड है जो किसी अक्ष के परितः घूम रहा है, नियत कोणीय वेग से घूमता हुआ अगर हम मानते हैं किसी पिंड को, जिस मान लो कोई पिंड हमारे पास ये है और ये पिंड इस अक्ष के परितः, ये अक्ष के परितः गति कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ऐसे रोटेशनल मोशन हो रही है। तो ये जो पूरा जो पिंड है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होगा। तो पहले हम एक कण की जरा काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो वो मान लेते हैं एक कण है यहाँ पर जिसका द्रव्यमान है m1, इसकी गुणन से दूरी है r1। दूसरा कण ऐसे ले लेंगे हम लोग, दूसरा कण मान लेते हैं m2 है जिसकी गुणन से दूरी है r2। तीसरा कण ले लिया हमने यहाँ पर जिसका द्रव्यमान है m3, गुणन से दूरी है r3। इसी प्रकार चौथा ले लिया हमने यहाँ पर एक कण, द्रव्यमान m4, गुणन से दूरी है r2। ऐसे करके जितने भी कण है सबको हम ऐसे मान लेंगे। तो ये हमने मान लिया कि कोई पिंड नियत कोणीय वेग से चक्कर लगा रहा है। तो अगर पिंड नियत कोणीय से चक्कर लगा रहा है, जितने भी कण हैं इस पिंड के उनका भी कोणीय वेग नियत हो जाएगा। भाई इस कण का जितना कोणीय वेग होगा उतना इस कण का भी होगा, जितने ये कोण से घूमेगा उतना ये भी उतना ही कण, ये भी कण उतने कोण से घूमेगा, उतने ही कोण ये वाला कण घूमेगा, उतने ही कोण ये वाला कण घूमेगा। इसका मतलब है सभी कणों का जो कोणीय वेग है वो बराबर होगा, ठीक है।
तो हमने क्या मान लिया है, माना कोई पिंड नियत कोणीय वेग ओमेगा से किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है। पिंड के एक कण का द्रव्यमान हमने मान लिया है m1, घूर्णन से दूरी है r1। पहले एक कण की हम लोग बात करेंगे, फिर इसी प्रकार से अन्य कणों की बात कर लेंगे, शामिल कर लेंगे उसी में। तो इस कण का रेखीय वेग कितना होगा भाई? कोणीय वेग हमने कहा कि सभी कणों का सेम होगा, क्योंकि सब जितने भी कण होंगे सब घूर्णन अक्ष के सापेक्ष बराबर कोण से घूमेंगे जब कोई पिंड घूमेगा। तो कोणीय वेग सबका नियत होगा, तो क्या रेखीय वेग भी सबका नियत हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबकी घूर्णन अक्ष से दूरी अलग अलग है। क्योंकि सूत्र हमको पता है कि रेखीय वेग v होता है r ओमेगा। ओमेगा तो सबका सेम हो गया, पर दूरी सबकी अलग अलग है। कोई घूर्णन से पास होगा, कोई दूर होगा। अगर सेम डिस्टेंस पर होगा तो उसका भी रेखीय वेग सेम हो जाएगा, लेकिन अगर डिस्टेंस अलग अलग तो उसका रेखीय वेग भी अलग अलग होगा। तो ये फार्मूला अगर यूज करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कण का रेखीय वेग कितना हो जाएगा, v1 हो जाएगा r1 ओमेगा। ये लिख सकते हैं नहीं? इस एक कण की बात कर रहे हैं। एक कण का कोणीय वेग कितना है, ओमेगा, उसकी घूर्णन से दूरी कितनी, r1, तो उसका रेखीय वेग कितना हो जाएगा, v1। तो v1 r ओमेगा लिख सकते हैं। ये उस कण का हो गया हमारा रेखीय वेग। तो जरा इस कण की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? इस कण की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कैसे लिखते हैं लोग से? और एक कण की बात करें तो एक सूत्र क्या होता है, गतिज ऊर्जा 1/2 m1v1²। ये सूत्र तो पता है। जब इस कण की बात कर रहे हैं तो इस कण का द्रव्यमान कितना है, m1, तो m1 हो गया, v1 इसका वेग कितना है, उसका स्क्वायर कर दिया हमने। ये जरा v1 की वैल्यू यहां लगाओ, a हो जाएगा 1/2 m1 और v1 जो हो जाएगा r1² ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ये एक कण की वैल्यू निकाल। इसी प्रकार जरा अन्य कणों को निकालो। इसी प्रकार अन्य कणों की गतिज ऊर्जा इसी प्रकार से लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये तो मान लिया k1, इसको मान लो एक कण की गति k1, दूसरे कण की क्या लिखोगे हम लोग, k2। क्या लिख देंगे हम लोग, 1/2 m2 r2² ओमेगा। तीसरे कण की क्या लिख देंगे हम लोग, k3 1/2 m3 r3² ओमेगा। ऐसे करके जितने भी कण हैं यहाँ पर, एक कण की गतिज ऊर्जा, दूसरे कण की गतिज ऊर्जा, तीसरे कण की, तीसरे कण की, चौथे कण की, ऐसे करके जितने भी कण है सबकी गतिज ऊर्जा हम लोग निकाल सकते हैं। बहुत सारे कण होंगे इसमें, एंड सो ऑन। ये कर लिया। अब जरा टोटल एनर्जी अगर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ दें। ठीक है, नोट कर लो जरा। तो कुल गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, कुल गतिज ऊर्जा यही हमारी घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी। k plus k2 plus k3 एंड सो ऑन। जितनी भी एनर्जी है कणों की सबको जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी हमारी आ जाएगी k1 का मान कितना है, 1/2 m1 r1² ओमेगा²। ये वैल्यू हम लगाए, प्लस 1/2 m2 r2² ओमेगा² प्लस 1/2 m3 r3² ओमेगा² प्लस एंड सो ऑन। इसमें तो कुछ कॉमन आ तो कॉमन ले लो। 1/2 ओमेगा², ये कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा अंदर, m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस m3 r3² प्लस एंड सो ऑन। जितने भी कण है सबको ऐड करना है, प्लस 1/2 ओमेगा² और ये किसके बराबर हो जाएगा, जाना पहचाना सूत्र लग रहा है हमको, द्रव्यमान गुणते द्रव्यमान से घूर्णन अक्ष की दूरी के वर्ग को गुणा करा दे तो क्या कहलाता है,
उसका जड़त्वाग गुण, तो एक कण का जड़त्वाग गुण दूसरे कण का, तीसरे कण का, ऐसे का सबको जोड़ा गया है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा एम आर स्क्वायर, सभी कणों के जड़त्वाग गुणों का योग हो गया। और इसको इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं सिंपली आई, ये जड़त्वाग गुण आई बराबर हो जाएगा, या हम लोग लिख सकते हैं इसमें तो अरेंज करके लिख लो इसी सीक्वेंस में 1/2 आई ओमेगा। ये फार्मूला लगेगा तब जब कोई वस्तु एक ही जगह गुणन कर रही हो तब। लेकिन अगर यही अगर चल रही हो और घूमती भी जा रही है, आगे चलती भी जा रही है, तब जो कुल ऊर्जा होगी तब क्या होगा, तब उसमें हम लोग तब जो टोटल एनर्जी लिखी जाएगी उसमें फिर रेखीय गतिज ऊर्जा को भी शामिल करेंगे और प्लस गुणन गतिज ऊर्जा को भी शामिल करेंगे, तब टोटल एनर्जी निकलेगी। ये तब यूज होगा जब कोई वस्तु चलती हुई घूम रही है तब। केवल ना घूम रही हो, सीधे चल रही हो तो काइनेटिक एनर्जी ये वाली होगी, घूम रही हो केवल न चल रही हो तो ये वाली एनर्जी होगी। लेकिन अगर दोनों क्रिया एक साथ हो रही, चल भी रही है, घूम भी रही है, तो फिर टोटल रेखीय एनर्जी जो होगी काइनेटिक एनर्जी वो लीनियर मोशन की काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी का योग होगा। जैसे कोई पहिया है, लुढ़क रहा है सड़क पर, तो लुढ़कने में दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होंगी, गतिज ऊर्जा, रेखीय गति ऊर्जा भी होगी और गुणन गति ऊर्जा होगी। अगर कोई पहिया स्थिर अवस्था में घूम रहा है एक ही जगह तो केवल उसमें गुणन गतिज ऊर्जा होगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये जो गुणन गतिज ऊर्जा का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। तो आज क्लास हमारी पर समाप्त होती है। पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।